में 1140 करोड़ रुपए से भी अधिक परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। बिहार के राजनीतिक घमासान में पीएम मोदी ने भरी छपरा और मुजफ्फरपुर में चुनावी हुंकार। आरजेडी और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर साधा निशाना। महागठबंधन पर घुसपैठियों को बचाने का लगाया आरोप। बिहार में सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने महागठबंधन के जंगल राज को रोकने के लिए एनडीए के पक्ष में मांगे वोट, तो वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी जीत का किया दावा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप देने पर चर्चा जारी। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में कहा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को भी लगाई फटकार। और नई दिल्ली से मॉडल युवा ग्राम सभा कार्यक्रम की शुरुआत। छात्रों को ग्राम सभा की प्रक्रिया से जोड़ने का लक्ष्य। युवाओं में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देगी ये पहल। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के चुनावी घमासान के, जहां चुनावी रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने महागठबंधन पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी उनके माई बाप बन गए हैं। हमारी डबल इंजन सरकार बिहार के तीर्थों और धरोहरों की भव्यता को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। लेकिन आप ये भी याद रखिए, आस्था विरोधी, विकास विरोधी, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण में डूबे आरजेडी कांग्रेस के लोग घुसपैठियों को बचाने के सिवाय कोई काम नहीं कर सकते। घुसपैठिए उनके माए बाप बन गए हैं। उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत घुसपैठियों को बचाने में लगाई हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के पास समय नहीं है। आपने कभी ये आरजेडी वालों को, कांग्रेस वालों को राम मंदिर जाते देखा क्या अयोध्या में? नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेंगे तो उनकी वोट बैंक नाराज हो जाएगी, तुष्टीकरण का गणित बिगड़ जाएगा, एक घुसपैठिए उनके माथे पर चढ़ जाएंगे। साथियों, पिछले साल जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिर के दर्शन के लिए 6 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग अयोध्या जा चुके हैं। यानी करीब 2.25 करोड़ लोग अयोध्या गए हैं। देश विदेश के लोग वहां पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से गरीब, दलित, पिछड़े, हर कोई रामलला के दर्शन के लिए गया है। और अब तो जब रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो निषाद राज के दर्शन होते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन होते हैं, सबरी माता के दर्शन होते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आरजेडी कांग्रेस के लोगों को विदेश में घूमने की फुर्सत है, लेकिन 500 साल के इंतजार के बाद जो भव्य मंदिर बना उसे देखने की इनकी इच्छा नहीं होती है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का बिहार के लोगों का अपमान किए जाने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जब ये कह रहे थे कि बिहारियों को वो पंजाब में घुसने नहीं देंगे, तब वो ताली बजा रही थी। मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है, वो जब एक बोल रहे थे कि पंजाब के लोग बिहार के लोगों को पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और ये कांग्रेस के इतने बड़े परिवार की बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और बिहार में आरजेडी क्या करती है? इतना सारा हो रहा है, आरजेडी को सांप सूंघ जाता है। प्रधानमंत्री ने ये सारी बातें छपरा में कहीं, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर राजनीतिक वार किए। छठ के पर्व और उस पर सियासी बयानों पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छठ बिहार की विरासत है और व्यक्तिगत तौर पर वो खुद छठ के गीतों और भजनों को लेकर एक आयोजन कराना चाहते हैं। यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में इस पर्व को शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस वाले हैं जो छठ जैसे आस्था के पर्व का भी अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? और प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस वालों की पहचान 5 शब्दों से है। वो शब्द हैं कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। यही जंगल राज की पहचान है, और ऐसे लोग कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि जमानत पर चल रहे 2 युवराजों ने झूठे वादों की दुकान ही खोल दी और सिर्फ मोदी को गालियां देने का काम कर रहे हैं। अब 2 युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन 2 युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अब ये जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो
ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में ऐसा हुआ है। भ्रष्टाचार के कारनामों ने जिनका इतिहास भरा हुआ है, उनका मकसद बिहार को लूटने का है। उनका इतिहास जमीन कब्जाने का रहा है। बिहार के लोग इनके राज और उस कुशासन को भूल नहीं सकते। उस वक्त लोगों का दम घुटता था, गाड़ियों के शोरूम बंद हो रहे थे, डॉक्टर अपहरण के डर से बिहार छोड़ जा रहे थे। खुद मुजफ्फरपुर का गोलू अपहरण और मर्डर कांड को याद करके लोग सिहर जाते हैं। आप मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, वो छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए, बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी। और उधर वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज बिहार के नालंदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जिस बिहार को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी नेता लालू यादव ने अपराध का अड्डा बना दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे जंगल राज से बाहर निकालकर विकास का पर्याय बना रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि लालू राबड़ी राज में 38 नरसंहार हुए थे और नीतीश कुमार के शासनकाल में एक भी नरसंहार नहीं हुआ। ये चुनाव जो है किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भेष बदलकर जो जंगल राज आने वाला है, वो जंगल राज को रोकने का चुनाव है। नालंदा ने जंगल राज देखा है। लालू राबड़ी के शासन में पूरे बिहार में 38 नरसंहार हुए थे। 20 साल में नीतीश जी के शासन में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। साथ ही अमित शाह ने लखीसराय में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने लालू राबड़ी यादव के शासनकाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी ने अपने जंगल राज से बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। लालू रबड़ी ने जंगल राज से बर्बाद कर दिया, जंगल राज से बर्बाद। भाइयों बहनों, 6 नवंबर को मतदान है। आप सभी को कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है। आपका एक एक वोट नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने के लिए वोट है, विकसित बिहार। और वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर पिछली यूपीए सरकार पर भी अमित शाह ने हमला बोला।
उन्होंने आरोप लगाया कि लालू और सोनिया जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवाद पर नरम रुख अपनाया था। ये लालू और सोनिया जी की सरकार थी केंद्र में, उसने इस देश में आतंकवाद के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए लचीला स्टैंड रखा था। 2014 में आप सभी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद जितने भी आतंकी हमले हुए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर एयर स्ट्राइक की, और पहलगांव में जब हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया। तो धुआंधार प्रचार चल रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के लिए अब तो कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जनता को लुभाने के प्रयास में जुटी हुई हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुर पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पप्पू भैया और गप्पू भैया का ये महागठबंधन बिहार की जनता को झूठे सपने दिखाकर सिर्फ बरगलाती है और जनता की गाढ़ी कमाई से अपने परिवार की तिजोरियां भरता है। मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गप्पू भैया और पप्पू भैया का ये जो महागठबंधन है, जो बिहार की जनता को केवल झूठे सपने दिखाकर, भ्रम फैलाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी परिवार की तिजोरियां भरने का काम करते हैं। तो वही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने नालंदा में, बिहार के नालंदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें पुराना वाला नालंदा चाहिए, जहां शिक्षा के लिए दुनिया भर से लोग आते थे। हमें वो पुराना नालंदा वाला शिक्षा के सेंटर वाला बिहार चाहिए, जहां पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, इन सड़कों पे चलते थे शिक्षा के लिए। वो बिहार हमें चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया के लिंक्ड इन अकाउंट पर भारत के शिपिंग पुनर्जागरण पर अपने विचार साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कल मैंने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में हिस्सा लिया, जिसके बारे में पीएम ने लिखा कि हम सभी जानते हैं कि मुंबई का भारत के समुद्री क्षेत्र के साथ एक मजबूत संबंध है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध भी हैं और आज यहां एक जीवंत बंदरगाह का बुनियादी ढांचा है। हम चोलों और मराठों की भूमि हैं। उनकी दूरदर्शिता ने हमें दिखाया कि महासागर कैसे अवसर के पुल के रूप में काम कर सकते हैं। समुद्री विकास के पैमाने को परिभाषित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की बंदरगाह क्षमता 1400 से 2 गुनी होकर 2762 MMTPA हो गई है। कार्गो हैंडलिंग 972 से बढ़कर 1594 MMT, जहाज बदलने का समय 93 घंटे से घटकर 48 घंटे हो गया है। वहीं भारत का नाविक कार्यबल 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख से भी अधिक हो चुका है। लैंडिंग बिल से लेकर इंडियन पोर्ट्स बिल ने समुद्री शासन को आधुनिक बनाया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए पीएम ने कहा कि भारत उत्तम बंदरगाह उपलब्ध कराता है, जिसमें लंबी तट रेखा, रणनीतिक वैश्विक व्यापार मार्ग और विश्व स्तरीय बंदरगाह हैं, जो विकास के लिए महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं, तो आज पहले दिन प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर में केवड़िया के एकता नगर में ई बसों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यह क्षेत्र भारत का पहला ई वाहन मात्र
क्षेत्र है जहां वाहनों के लिए केवल बैटरी आधारित परिवहन की ही अनुमति है। पीएम 1140 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय शाही राज्य संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शूलपनेश्वर घाट के पास जेटी विकास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रैवलेटर सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। और 31 अक्टूबर यानी कि कल ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में एकता दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पटना में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आज के भारत के निर्माण में सरदार पटेल का अहम योगदान है। इस मौके पर देश भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। गुजरात के एकता नगर में 1 से लेकर 15 नवंबर तक भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर की संस्कृति, शिल्पकला और लोक कला का समागम देखने को मिलेगा। श्रद्धेय सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता नगर केवड़िया कॉलोनी में जो भव्य परेड का आयोजन हो रहा है, सरदार पटेल साहब का आजादी के बाद देश को एक करने में, आज के भारत के निर्माण में और एक भारत बनाने में कितना बड़ा योगदान है। इस बार रन फॉर यूनिटी को भी बड़े स्तर पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। देश के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, जिला, पुलिस स्टेशन, सभी स्कूल्स और यूनिवर्सिटी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। और भारत 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। स्वतंत्रता के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने विविधता में एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वर्ष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती है। दिल्ली पुलिस ने इस अवसर पर विशेष तैयारियां की हैं। तो विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता ने दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी से इस बारे में और अधिक जानकारी ली है। सरदार पटेल की जयंती पर दिल्ली पुलिस ने भी खास कार्यक्रम निश्चित किए हैं। आइए हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के पीआरओ से, संजय त्यागी जी से। त्यागी जी, सरदार पटेल की जो जयंती है उसको हम किस तरह से मना रहे हैं? देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरा कृतज्ञ राष्ट्र व्यापक रूप से जयंती का कार्यक्रम मना रहा है। कल जयंती के दिन दिल्ली पुलिस ने भी एक बड़ा प्लान बनाया है। हमारे हर थाने में रन फॉर यूनिटी हो रही है, जो कि राष्ट्रीय एकता का संदेश लेकर है। इसके अलावा थानों के प्रांगण में, पुलिस प्रीमाइसेस में और स्कूलों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन में कुछ स्कूल्स में और हमारे थानों में सरदार पटेल की जीवन चित्र के ऊपर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जो अगले 15-20 दिन तक जनता के दर्शनार्थ खुली रहेगी। साथ ही जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है, ये वर्ष जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो पूरे साल के लिए भी एक व्यापक कार्यक्रम पुलिस तैयार कर रही है, जो कि राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हमारी समाज को, नई पीढ़ी को जागरूक कर सके और एकता के सूत्र में पिरो सकें। उसके बारे में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें, कितने थाने होंगे और आप लोगों की कितनी स्ट्रेंथ होगी जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी ये रन में और अलग अलग प्रोग्राम्स में? हमारे लगभग 200 थाने हैं, उन सभी थानों में ये रन होगा। इस दौड़ में भाग लेंगे जो पुलिस वाले होंगे और साथ में जनता के लोग भी होंगे। एक आखिरी सवाल, जयंती को लेकर तैयारियां कब से चल रही है आपकी और किस तरह की तैयारी की है आपने, ये जो कार्यक्रम है ये सक्सेसफुल जाए? देखिए, 2 तरह की तैयारी है। एक तो जो कार्यक्रम दिल्ली पुलिस आयोजित कर रही है, इस रन फॉर यूनिटी हर थाने क्षेत्र में स्कूल्स के साथ मिलकर जो कार्यक्रम, मैं समझता हूँ पिछले काफ़ी समय से, लगभग 1 महीने से हम लोग इसकी तैयारी में जुटे हैं। साथ ही जो और शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जनता को कोई असुविधा ना हो वहाँ तक पहुँचने में, गाड़ियों की पार्किंग में, उसके लिए भी ट्रैफिक और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि पूरी व्यापक तैयारी है पूरे शहर में, जहाँ जहाँ भी एकता दिवस के श्रद्धा सरदार पटेल जी के जयंती के अवसर पर प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ हर जगह पुलिस की व्यवस्था रहेगी। तो जैसे कि आपने सुना, दिल्ली पुलिस ने ख़ास इंतजाम किए हैं। ये एक ख़ास मौका होगा, और क्यों ना, क्योंकि वो हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे और सबको प्रेरित करने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान और अफसरान भी इस रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बुलेटिन में आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। मैं हूं देश का दिल, देश की धड़कन, गौरवशाली परंपरा, समृद्ध संस्कृति, अप्रतिम प्राकृतिक संपदा को सहेजे हुए स्थापना की 70वीं सीढ़ी पर सशक्त सक्षम नेतृत्व के साथ डॉक्टर मोहन यादव का अभ्युदय मध्य प्रदेश, अतुल्य मध्य प्रदेश। जन कल्याण के प्रगति पथ पर विकास के नित नए सोपान गढ़ते अलौकिकता से जगमग मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर दिखेगी 1 से 3 नवंबर तक प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक, जिसमें ड्रोन शो, विश्ववंद, जुबिन नौटियाल, हंसराज रघुवंशी और स्नेहा शंकर की सांगीतिक प्रस्तुतियां एवं सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन के साथ आकर्षक प्रदर्शनियों के आयोजन शामिल हैं। आइए हमारे अपने मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएं। मेरा मध्य प्रदेश है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर हिंदी में समाचारों का बुलेटिन। आगे की बड़ी खबरों में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 नवंबर को मलेशिया में आयोजित होने वाले इस वर्ष के आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में भाग लेने के लिए कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और मजबूती देने तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। रक्षा मंत्री मलेशिया में आयोजित होने वाले मंच पर ADMM प्लस के 15 साल चिंतन और आगे की राह तैयार करना विषय पर संबोधन देंगे। इसके साथ ही वो 31 अक्टूबर को आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक बैठक में भी शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता मलेशिया करेगा। इस बैठक में सभी 10 आसियान सदस्य देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार को रायपुर पहुंचेंगे। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री रायपुर में बने नए और अत्याधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के अनुसार यह भवन प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखकर अगले 100 वर्षों की जरूरतों के लिए तैयार किया गया है। तो अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री सत्य साई संस्थान भी जाएंगे, जहां वे उन बच्चों और उनके परिवारों से दिल की बात करेंगे जिनका संस्थान में सफल हार्ट ऑपरेशन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को राज्य उत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ऐतिहासिक। मुझे लगता है ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन होगा जब रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और नए हमारे भवन का लोकार्पण उनके हाथ से होगा। निश्चित रूप से उनकी राजनीति यात्रा अद्भुत रही है। पिछले 24 साल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा टर्न, तो ऐसा करीब करीब 25 वर्ष की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं और जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को एक मजबूती दी, ऐसे प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ स्वागत करने के लिए तैयार है। जो विधानसभा बन रहा है उसकी खूबियां क्या क्या है, थोड़ा बताएं। एक सोच और सपना 21वीं सदी का डिजिटल इंडिया विजन, ये प्रधानमंत्री जी की सोच रही है और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आगे 100 साल की यात्रा के बारे में सोचनी चाहिए।
ये जो नया विधानसभा हमारा बन के तैयार हो गया, उसी डिजिटल विजन को सामने लाकर रखा गया है। पहली बार ऐसा होगा जब 7 साल प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे तो मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात करेंगे, बच्चों से मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस संस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले आ चुके हैं, सत्साई संस्थान के आयोजन में उन्होंने देखा है, और नया रायपुर का, छत्तीसगढ़ का वो ऐसा स्थान जहाँ सत्साई के आशीर्वाद से एक हॉस्पिटल बन के तैयार जो काम कर रहा है, और हजारों बच्चों को, छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के और दुनिया के हजारों बच्चों का दिल का ऑपरेशन हुआ है। इस बार जो प्रधानमंत्री जी के सामने वो परिवार आएंगे जिनका ऑपरेशन सफल हुआ है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो जो चल नहीं सकते थे अब दौड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पे मिलेंगे, ये निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का बच्चों को मिलेगा। ये थे छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर खास बातचीत कर रहे थे। मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बात विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता की। आज कई अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विदेश मंत्रालय ने भारत का रुख साफ किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान को मदद, पाकिस्तान को आतंकवाद पर चेतावनी और रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों पर महत्वपूर्ण बयान दिए। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के साथ रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम बयान दिया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में भारत आए अफगान विदेश मंत्री के दौरे का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच जारी हुए संयुक्त बयान में भारत ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके तहत भारत अफगानिस्तान में पानी के स्थायी प्रबंधन और पनबिजली परियोजनाओं जैसे विकास कार्यों के लिए हर तरह से मदद करने को तैयार है। We had the Foreign Minister of Afghanistan. He visited India recently. As part of the visit, we had issued a joint statement between both countries. This particular joint statement clearly emphasizes that India stands ready to support all efforts of Afghanistan that are directed towards sustainable management of water resources, including hydroelectric projects. तो वहीं विदेश मंत्रालय ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि उसका अधिकार है कि वह सीमा पार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा और दंड मुक्ति के साथ करता रहेगा। ये मानना है उनके पड़ोसियों का भी कि ये स्वीकार्य नहीं है। जहां तक भारत का सवाल है, हम अफगानिस्तान के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। और रूसी तेल कंपनियों पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी विदेश मंत्रालय ने आज भारत का रुख साफ कर दिया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने से जब इन प्रतिबंधों के असर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत अभी इस बात का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर रहा है कि इसका हम पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। अमेरिकी सैंक्शंस का सवाल है जो उन्होंने रशियन कंपनीज के ऊपर लगाया है, इसको हम लोग अभी किस प्रकार से हमारे ऊपर उसकी इम्पैक्ट होगी, इस बात को हम लोग अभी उसकी अध्ययन कर रहे हैं। जो हमारा डिसीजन होता है तेल खरीदने में, उससे आप भली भांति आप अवगत हैं कि ये जो बाजार में जो डायनेमिक्स है, जो उथल पुथल है, उसको लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इस समय हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के लखीसराय, जहां पर की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने बिहार में भी इस बार करा दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। तो आप समझ लीजिए कि कितना खुशी की बात है बिहार में हुआ, गौरव की बात है। तो इस प्रकार से अनेक काम केंद्र सरकार ने किया है। तो हम तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए, अभी तो हम कुछ बात आपको बताए, अब वो जानते हैं, सब जगह आते हैं और आ करके केंद्र सरकार से तो मदद कर ही रहे, और उसके अलावे कोई कमी किसी इलाके में रहती है उसका भी इंतजाम करते हैं और सब लोगों को बताते हैं।
तो इतना अच्छा काम हो रहा, बिहार से भी कुछ हुआ और केंद्र सरकार से भी हुआ, तो मिलकर के बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम आपको कहेंगे जो पहले वाला था जिसका आपको बताए हैं वो सब गड़बड़ काम करता है। इसलिए अब इनको तो जिताइए करिएगा और पूरी जगह पर सब लोगों को सब जगह जिताइएगा। और जान रहे हैं अब आपका राज्य बहुत आगे बढ़ेगा, हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं और इस तरह से केंद्र से पूरा का पूरा मदद हो रहा है, तो इसलिए बहुत आगे बढ़ेगा। तो हम तो यही सबको कहेंगे, सभी तरह से बहुत अच्छा बात होगा। तो पूरे तौर पर सब काम जो हमने बता ही दिया है, इन्होंने भी सारा काम किया है, तो उसके चलते तो जो भी है आप इस तरह से हम लोगों ने भी काम किया है, केंद्र का भी मदद है। तब एक बात जान लीजिए, लखीसराय जिले में कराए गए कार्य, तो लखीसराय में आपको याद होगा लखीसराय का पहले क्या था, ये पहले वाली जो सरकार थी जो पुराना वाला हम बता रहे थे, तो उन लोगों का 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके मदद के लिए काम किया। अब आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल कॉलेज संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया है और लखीसराय के कई पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। लखीसराय बाईपास का निर्माण कराया गया है। मुंगेर के रेल का सड़क पुल एवं तो ये प्रसारण आप देख रहे थे बिहार के लखीसराय से, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं और एनडीए के तमाम नेता भी प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो महागठबंधन के नेता हैं और तमाम नेता, सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जबलपुर के कचनार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक गुरुवार को प्रारंभ हो गई। इस बैठक का शुभारंभ संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले ने किया। उन्होंने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। बैठक में संघ के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मुकुंदा, अरुण कुमार, रामदत्त चक्रधर, आलोक कुमार और अतुल लिमे उपस्थित थे। इस दौरान बीते दिनों में दिवंगत हस्तियों, पहलगाम में मारे गए हिंदू पर्यटकों, एयर इंडिया हादसे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब सहित देश के अन्य भागों में प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अगली खबर, मुंबई में भारत समुद्री सप्ताह 2025 के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय नौवहन निगम द्वारा आयोजित समुद्री मानव पूंजी पर सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश मैरीटाइम सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए हमारा समुद्री तट केवल देश का किनारा नहीं है, बल्कि एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता से जोड़ने का माध्यम है। देश में मैरीटाइम सेक्टर आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के विजन के अनुसार विरासत से प्रेरणा लेके हम देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। आज हम शिप बिल्डिंग करते हैं या शिप बिल्डिंग के एक इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा एफर्ट लिया। वो हमारी विरासत से प्रेरणा लेके करा है। हमारा समुद्र तट हमारे लिए केवल दोस्तों देश का किनारा नहीं है, एक और दूसरे सभ्यता का जोड़ने का केंद्र है। स्किलिंग और ट्रेडिशनल स्किलिंग का उपयोग करके दुनिया के मैरीटाइम सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में हम दुनिया को मदद कर सकते हैं। आगे की खबरों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने बेंगलुरु में समन्वय 2025 के उद्घाटन सत्र का आयोजन किया। ये 2 दिवसीय बैठक DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स ECS क्लस्टर द्वारा आयोजित की गई है।
इसमें 150 से भी अधिक उद्योग साझेदारों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स को डीआरडीओ की नीतियों की जानकारी देना है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है। तो दूरदर्शन से हुई बातचीत में डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स ईसीएस के महानिदेशक डॉक्टर बी दास ने भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उन्नत संचार तकनीकों के क्षेत्र में डीआरडीओ भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रमाण है। स्वदेशी एआई एल्गोरिदम का विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि डीआरडीओ नवाचार, उद्योग सहयोग और एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश को अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों को स्वयं डिजाइन करने में सक्षम बनाएगा। Today, Indian products, if you look at, there is quite worldwide acceptance. If you talk about a few of the radars, if you talk about some of the missile systems, you know BrahMos, you know about Pinaka rocket systems with guidance. I think all these things have been very well accepted worldwide, and lots of international things are going on in this. Thanks to Aksendur, I think all the power of our prodigies, the power of our weapons, the pinpoint accuracy has shown to the world that a country who is able to fight the war with its one weapon system means a lot to the country and the rest of the world. I think this is really opening up a huge avenue. अगली खबर, साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस 3 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। तो यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। साथ ही दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी हुई। वार्ता में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे देशों के साथ संबंधों की समीक्षा की। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि दोनों के बीच संबंध बहुत व्यापक हैं। India and Cyprus are trusted friends and reliable partners. Trust and time-tested are not easy adjectives to use nowadays, but certainly I think do that with a great deal of confidence and assurance for this relationship. Our ties have developed into a comprehensive partnership anchored in mutual respect, shared democratic values, and a joint strategic vision. It is forward-looking and it is aligned with the interests and aspirations of both our countries. We also cooperate closely in regional and multilateral fora, including the United Nations, the European Union, and the Commonwealth frameworks. आगे की खबरों में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76 रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय नई दिल्ली स्टेशन पर होल्डिंग एरिया की सफलता को देखते हुए लिया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ने दीपावली और छठ पर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ को सफलतापूर्वक संभाला, जिसमें होल्डिंग एरिया की बड़ी भूमिका रही। यह होल्डिंग एरिया सिर्फ 4 महीनों में तैयार किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि नए होल्डिंग एरिया मॉड्यूलर डिजाइन में बनाए जाएंगे ताकि उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सके। रेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी होल्डिंग एरिया का निर्माण 2026 के त्योहारी सीजन से पहले पूरा कर लिया जाए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने स्वच्छता अभियान के तहत नई दिल्ली के शास्त्री भवन स्थित मुख्य सचिवालय भवन का दौरा किया। उन्होंने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के अनुसार हमारे सामूहिक प्रयास एक स्वच्छ, कुशल और जिम्मेदार कार्य वातावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा कि इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, संयुक्त सचिव सी सेंथिल राजन, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार रविंद्र कुमार जेना और पीआईबी के प्रधान महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा भी उपस्थित रहे। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले वक्त आ गया एक और ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है ब्रेक के बाद।
आगे की खबरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में 5 नवंबर को वाराणसी में आयोजित होने वाली देव दीपावली 2025 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देव दीपावली काशी की सनातन परंपरा, गंगा पूजन और लोक आस्था का अनूठा संगम है। उन्होंने बताया कि 1 से 4 नवंबर तक गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 नवंबर को गंगा तट पर भव्य देव दीपावली का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, सजावट, दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरी की जाएं। अगली खबर, असम में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाए जाने को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। 27 अक्टूबर को श्रीभूमि जिले में कांग्रेस सेवा दल की बैठक के दौरान पार्टी के नेता विधु भूषण दास ने आमार सोनार बांग्ला गाया, जिसके बाद ये विवाद भड़क उठा है। इस घटना पर अब बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस बांग्लादेशी घुसपैठियों पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। घुसपैठियों को लेजिटिमेसी देने के लिए किस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस पार्टी अपनाती है, यह आज हम सब देख सकते हैं। ये जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाया गया है कांग्रेस पार्टी के बैठक में, इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि जो घुसपैठिए असम में आए हैं या देश के अन्य हिस्सों में आए हैं, उनकी तुष्टीकरण करना। कांग्रेस पार्टी की ये जो तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण वो घुसपैठियों की तुष्टीकरण करती है, जिसके कारण वो SIR का विरोध करती है। अगली खबर, भारत के 13 प्रतिष्ठित सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए संयुक्त राष्ट्र की यात्रा पर है और इसी क्रम में सांसदों की टीम ने यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ एक चर्चा की। भाजपा की सांसद दग्गू बाती पुरंदेश्वरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर लिखा कि हमारे सांसदों की टीम ने यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ एक उपयोगी और उत्साहवर्धक चर्चा की। उन्होंने आगे लिखा कि बातचीत यूनिसेफ की वैश्विक पहलों पर केंद्रित रही, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण नीतियों पर भारत के साथ यूनिसेफ के मजबूत सहयोग पर प्रकाश डाला गया। किसान उत्पादक संगठन समागम 2025 का आयोजन दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें 250 से भी ज्यादा उत्पादक संगठन शामिल हुए। देश भर में इस समय 10,000 से भी ज्यादा FPO काम कर रहे हैं। इस FPO समागम उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को सिर्फ उत्पादक ही नहीं बल्कि उन्हें उद्यमी भी बनना है। उन्होंने कहा कि FPO के माध्यम से ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, जिससे महिलाओं का भी सशक्तिकरण हो सके। FPO के आंदोलन को ग्रामीण व्यवस्था के सशक्तिकरण का एक स्तंभ मैं बनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरी कल्पना है स्वयंपूर्ण गांव की, स्वावलंबी गांव। गांव की सब जरूरत गांव में ही पूरी क्यों ना हो। हम प्रोसेसिंग के काम में आके जो जरूरत की चीजें बाहर भी बचेंगे, गांव की जरूरत भी पूरी करें। इसलिए और किन किन क्षेत्रों में विस्तार हम कर सकते हैं, कई तरह की गतिविधि कर रहे हैं और बढ़ाने का हमारे पास अनंत अवसर है, उसको भी आप कोशिश करें। बहनें बहुत सक्रिय है और बहनों की क्षमता को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत ताकत के साथ काम कर रही है। खबर अदालत से, दिल्ली पुलिस ने JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक गंभीर आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक इनके खिलाफ ठोस दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य हैं जो ये साबित करते हैं कि इन आरोपियों ने सांप्रदायिक आधार पर राष्ट्रव्यापी दंगे भड़काने की साजिश रची। पुलिस का दावा है कि इनकी योजना का उद्देश्य भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना और सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करना था। आरोपियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान CAA पर दंगे भड़काने की योजना बनाई
ताकि इसे वैश्विक मुद्दा बनाया जा सके। इस साजिश के परिणाम स्वरूप 53 लोगों की मौत हो गई और दिल्ली में 753 एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि साजिश को पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर कल सुनवाई करेगा। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सचिव पीयूष जैन का कहना है कि पेफी जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जो कि युवा खिलाड़ियों के लिए एक अनोखा अनुभव है। जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को उच्च स्तर का अनुभव देने के उद्देश्य से पेफी द्वारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ पेफी के सचिव मौजूद हैं, पीयूष जैन, जिनसे बात करेंगे। पेफी स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत के पीछे क्या योजना रही और क्या कुछ उद्देश्य है आप लोगों का इस चैंपियनशिप को आयोजित कराने को लेकर? पेफी ग्रास रूट पर काम करना चाहती थी और ग्रास रूट पर काम करने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें हमेशा लगती थी कि हम एथलेटिक्स को प्रमोट करें, और उसी प्रमोशन में हमने पाया कि दिल्ली में बहुत कम इस तरह की मीट होती हैं जिनमें बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सके। हम लोग बहुत टाइम से चीज़ देख रहे थे कि कैसे भी हम एक एथलेटिक मीट का आयोजन करें, और मुझे खुशी इस बात की है कि इस स्टेडियम को आप देखें कि पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बाद पहली बार कोई इवेंट यहाँ पर हो रहा है, मोंडो ट्रैक पर हो रहा है, और उन बच्चों के सपनों को उड़ान मिल रही है जिन बच्चों ने कभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नहीं देखा था। मोंडो ट्रैक जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ट्रैक है, इस पर खेलना इनके खेल के लिए इनके एक्सपीरियंस को किस तरह से बढ़ावा देगा? देखिए, निश्चित रूप से एक गली मोहल्ले का खिलाड़ी, एक स्कूल का एथलीट जब जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के मोंडो ट्रैक पर अपनी परफॉर्मेंस देगा तो उसके अंदर कितना उत्साह होगा, कितना उसके अंदर उमंग होगी इस बात की कि मैं देश के सबसे अच्छी प्रीमाइसेस पर भाग रहा हूं, तो निश्चित रूप से उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। दूसरा चाहिए मैं कोच, और तीसरा चाहिए उनको एक्सपोजर इंटरनेशनल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार दे रही है, मोंडो ट्रैक दे दिया। अब वो बच्चे जो ट्रेंड होके यहाँ आए हुए हैं या अनट्रेंड भी बच्चे हैं, तो वो जब यहाँ आएंगे तो उनके अंदर एक नई उत्साह रहेगा, नया उमंग रहेगी, और वो निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेकर जाएंगे भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आगे क्या योजना है कि खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े पेफी से? इस तरह के आयोजन हम पूरे देश में करना चाहते हैं कि हर जगह एथलेटिक मीट हो और ये फीडर हो हमारे प्लेयर्स के लिए, हमारी फेडरेशन के लिए, कि भाई यहाँ से अच्छे बच्चे आपको दिखें तो आप उनको टाई अप करें, उनको आगे लेके जाएं और देश के लिए वो लोग नाम रोशन करें। तो पेफी की योजना यह है कि हम इस तरह के टूर्नामेंट पूरे देश में करें पेफी गेम्स के अंतर्गत, और इन बच्चों में से जो अच्छे बच्चे निकलें वो फेडरेशन की मीट में जाएं, सरकार की मीट में जाएं, खेलो इंडिया में जाएं और बड़े बड़े टूर्नामेंटों में भाग लेकर देश का नाम रोशन करें। तो जाहिर तौर पर पेफी का उद्देश्य रहा है कि खिलाड़ियों को जमीनी स्तर पर खेलों से जोड़ा जाए, और स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसी योजनाएं जो हैं, जो इनकी द्वारा शुरू की गई हैं, ये खिलाड़ियों को बड़े मंच तक लेके आती हैं, बड़े मैदान तक लेके आती हैं, ताकि इनके खेल के हुनर को बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन आनंद के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। महिला वनडे विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 विकेट के नुकसान के बाद 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। एलिस पेरी अर्धशतक बनाकर खेल रही हैं। बेथ मुनी 24 रन बनाकर आउट हुई, तो श्री चरनी ने बेथ मुनी को जेमिमाह रॉड्रिक्स के हाथों कैच करा दिया। फीवी लिचफील्ड ने शानदार पारी खेली और 119 रन बनाकर आउट हुई। लिचफील्ड को अमनजोत कौर ने बोल्ड किया। एलिसा हीली 5 रन बनाकर आउट हो गई, उन्हें क्रांति गौड़ ने बोल्ड किया। तीसरे ओवर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर से हीली का कैच ड्रॉप हो गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।